हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ऐसे अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एक में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यूसेट से संबंधित रिसर्च मेथोलॉजी में यानी अनुसंधान अभिक्षमता के संबंध में एमसीक्यू कर रहे थे। तो एक एमसीक्यू के 56 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब ये दूसरा वाला है, एक दो और प्रोवाइड करवा दूंगा। तो और किसी और पर वीडियो चाहिए तो आप लोग बता दीजिएगा। शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है अनुसंधान का उद्देश्य है। तो अनुसंधान का जो उद्देश्य है वो क्या होता है? अनुसंधान का एक और मात्र यानी कि सबसे ज़्यादा उद्देश्य होता है वर्तमान ज्ञान को बढ़ाना होता है। वैसे योग्यता में सुधार भी होता है, अपनी ख्याति को बढ़ाना भी होता है, नौकरी की अनिवार्यता की पूर्ति होती है, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख है ठीक है वर्तमान ज्ञान को बढ़ाना। उच्च शिक्षा में अनुसंधान और अध्यापन दो भिन्न क्रियाएं हैं जो ठीक है कह रहे हैं कि अनुसंधान और अध्यापन दो भिन्न क्रियाएं हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो जो एक साथ चल सकती हैं, नहीं चल सकती, या एक दूसरे के व्यय पर एक साथ चल सकती हैं केवल अनुक्रमिक आदेश में। ठीक है, तो क्या हो गया, यही वाला सही है। अनुक्रमिक आदेश पर चल सकती है, मतलब कि जिस समय जिसकी ज़रूरत हो उस समय अध्यापन का है तो उस समय अध्यापन होना चाहिए, उसके बाद खाली समय में अनुसंधान। अनुसंधान के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। तो अनुसंधान के लिए अनुसंधान में रुचि, अनुसंधान की विधियों का ज्ञान, अनुसंधान करने का अनुभव, संबंधित विषय में रुचि। तो इसमें जो सबसे प्रमुख है वो है अनुसंधान में रुचि। चाहे भले विधियों का ज्ञान इतना लोग किताबों से पढ़ लेते हैं लेकिन सब लोग अनुसंधान नहीं करते। अनुसंधान करने का अनुभव होगा ठीक है, तो दैनिक वो तो यानी करेगा ही। और संबंधित विषय में रुचि। मापदंडों की स्थापना करने वाली पद्धति का नाम क्या है? व्यक्ति जीवन पद्धति, सांख्यिकी पद्धति, समाजमिति पद्धति या तुलनात्मक पद्धति। तो इसके लिए है मापदंडों को कुछ ना कुछ क्या होते हैं, समाज के ही मापदंड होते हैं, तो उसे बोला जाता है समाजमिति पद्धति। सांख्यिकी पद्धति द्वारा निर्णय लिए जाते हैं एकाकी, सामूहिक, आर्थिक या राजनीतिक। तो इसमें जो सांख्यिकी पद्धति द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो सामूहिक होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान लक्ष्य ज्ञान की व्यवस्थित और क्रमिक उन्नति को बढ़ावा देता है, परंतु आविष्कार बहुत कम होते हैं। क्योंकि कारण क्या है, यानी अनुसंधान तो इतना होता है ठीक है, उसमें यानी आविष्कार बहुत कम होते हैं। कारण क्या है, अनुसंधान एक निरंतर आलोचनात्मक खोज है। एक निश्चित माध्यम से ऊपर सोचना सामान्य नहीं है। निरंतर प्रयोगात्मक कार्य जो खोज के लिए सरलता से सामने नहीं आ रहा है। अधिकतर लोगों में ज्ञान जिसकी हमें आवश्यकता होती है का अभाव है। ठीक है, तो इसके लिए है कि अनुसंधान एक निरंतर आलोचनात्मक खोज है, मतलब कि जो निर्धारित कर दिया गया है उसी को ही क्या किया जाता है, तो बढ़ाया जाना होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। यही कारण है कि नवीन खोज नहीं हो पाती है। प्रयोगात्मक अध्ययन किस नियम पर आधारित होता है? तो प्रयोगात्मक एक विचलनीय नियम, पुनरावृत्ति पर, प्राप्ति पर और प्रयोग पात्र की रुचि पर। देखिए, प्रयोगात्मक अध्ययन जो होना ये विचलनीय नियम पर आधारित होता है। निम्न सभी गुणवाचक विचलनों का उदाहरण है केवल एक को छोड़ करके, यानी एक गुणवाचक नहीं है, बाकी सब गुणवाचक है। धर्म, जाति, व्यवसाय, लिंग, प्रयोग पात्र की रुचि। तो इसमें हमारा यही हो जाएगा, प्रयोग पात्र की रुचि। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक ज्ञान का उदाहरण है। वैज्ञानिक ज्ञान का उदाहरण है पैगंबरों के ज्ञान के आधार पर प्राप्त हुआ ज्ञान, सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक ग्रंथ, प्रयोगशाला तथा क्षेत्र प्रयोग पर आधारित ज्ञान। तो इसमें वैज्ञानिक जहाँ पर भी आता है वैज्ञानिक ज्ञान वो प्रयोगशाला पर आधारित होता है, ध्यान दे लीजिए।
वैज्ञानिक जो भी आता है वो प्रयोगशाला पर होता है, धार्मिक पैगंबरों के आधार पर होता है। एक अध्यापक अपने व्यावसायिक अनुभव में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करता है तो उसे चाहिए कि वह क्या करे, अपने पद से त्याग पत्र दे दे, उस समस्या का गहन अध्ययन करे, समस्या वाली स्थिति से बचे, संस्था के प्रमुख की सहायता ले। कह रहा है कि अध्यापक अपने व्यावसायिक अनुभव में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा है, उसे चाहिए कि उसको क्या करे, त्याग पत्र नहीं, न स्थिति से बचे न सहायता ले, उसे गहन अध्ययन की आवश्यकता है। एक शोध समस्या तभी समुचित ठहराया जा सकता है जब वह शोध समस्या क्या होती है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया शोध समस्या क्या होती है, तो शोध समस्या हल करने के लिए होती है। ठीक है, एक शोध समस्या को तभी समुचित ठहराया जा सकता है जब वह क्या होती है, अनुसंधान करने योग्य हो, पहले से कैसे पता चल जाए, नई हो तथा ज्ञान में कुछ वृद्धि ला सकती हो, उपयोगी हो तथा समय संगत हो। ठीक है, ये सब सही है। प्राकल्पना की संरचना आवश्यक नहीं है सर्वे अध्ययन के लिए, ऐतिहासिक अनुसंधानों में, नॉर्मेटिव अध्ययनों में या प्रयोगात्मक अध्ययन में। तो इसमें है जो ऐतिहासिक अनुसंधान होते हैं वहाँ पर प्राकल्पना बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्राकल्पना जो है वहीं पर बनाई जाती है, जैसे विज्ञान वाले हैं, गणित वाले हैं, उसमें जिस अवलोकन में नियंत्रित तथा अनियंत्रित निरीक्षण का सम्मिश्रण होता है उसे क्या कहते हैं, सहभागी, असहभागी, अर्ध सहभागी और सामूहिक अवलोकन, तो उसे बोला जाता है अर्ध सहभागी आंदोलन। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के अनमेय अनुसंधानकर्ता तटस्थ नहीं रह पाता, अनुसंधानकर्ता रुचि नहीं लेता, अनुसंधानकर्ता खोज में सफल नहीं होता, अनुसंधान संभव नहीं है। इसमें जो दिया गया है उसमें हो जाएगा कि तटस्थ नहीं रह पाता यदि व्यक्तिगत अध्ययन हुआ तो। अवलोकनकर्ता का विशिष्ट गुण है व्यवहार की चंचलता, व्यवहार की उग्रता, व्यवहार की सफलता, व्यवहार की शीतलता। तो यहाँ पर जो है ना तो उग्रता चाहिए, ना चंचलता चाहिए, ना सफलता चाहिए, तो सफलता तो बाद में है, उसमें शीतलता चाहिए, यानी सौम्यता होनी चाहिए। अनुसंधानकर्ता प्रत्युत्तर पाने के लिए उत्तरदाता की चापलूसी करे, बिल्कुल गलत है। उत्तरदाता का बाह्य रूप से प्रभाव डलवाए, ये भी गलत है। उत्तरदाता को पत्र भेजकर उत्तर भेजने की अपील करे या उक्त में से किसी बात का न करे। ठीक है, तो क्या चाहिए, सी चाहिए हमारा। इसके बाद है एक नमूना लेकर उसमें होने वाले परिवर्तनों का परीक्षण करने वाली पद्धति है तुलनात्मक, समाजमिति, परीक्षणात्मक या उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या है, क्योंकि एक नमूना लिया गया है, परीक्षण करना है, तो परीक्षणात्मक होगी। तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करने वाला था, किसने किया था तुलनात्मक, मार्क्स, दुर्खीम, रूसो या महात्मा गांधी। ठीक है, तो कौन था, रूसो था। समाज में समुदाय की सामाजिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है, यानी समाज में समुदाय की सामाजिक स्थिति का अध्ययन किस पद्धति के द्वारा किया जाता है, सामाजिक सर्वेक्षण की सामान्य पद्धति, सामाजिक सर्वेक्षण की विशेष पद्धति, विपरीत निगमन पद्धति, आदर्श विश्लेषण पद्धति। तो इसमें सामाजिक सर्वेक्षण की यानी सामान्य पद्धति इसमें किया जाता है। व्यवहार व संबंधों की प्रकृति होती है रूढ़िवादी, स्थायी, परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील। तो इसमें है व्यवहार के संबंधों की प्रकृति होती है, व्यवहार और संबंध क्या होते हैं, बदलते रहते हैं ना, तो रूढ़िवादी थोड़े होते हैं। वास्तविक तथ्यों के आधार पर एक आदर्श की स्थापना की जाती है, कह रहा वास्तविक तथ्यों के आधार पर है एक आदर्श की स्थापना की जाती है, तुलनात्मक, प्रयोगात्मक, विपरीत निगम या आदर्श विश्लेषण पद्धति के द्वारा। ठीक है, तो किस यानी कि पद्धति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें
वास्तविक तथ्यों के आधार पर एक आदर्श स्थापना की जाती है तो क्या होता है, तुलनात्मक पद्धति के द्वारा। ठीक है, देखिए वास्तविकता आदर्श में आएगा नहीं, विपरीत निगमक पद्धति आना नहीं है। ठीक है, तो तुलनात्मक पद्धति होनी चाहिए। सांख्यिकी मापक जो पूरी जनसंख्या पर आधारित होता है परिमाप कहलाता है। वह मापक जो नमूना पर आधारित होता है उसे क्या बोलते हैं, नमूना चयन परिमाप। सांख्यिकी या कोई नहीं, तो सीधा सीधा दिया हुआ है, नमूना चयन परिमाप होता है। नमूने के आधार पर निकाला गया सामान्य निष्कर्ष टेक्निकल भाषा में क्या कहलाता है, अनुसंधान की बाह्य वैधता का सांख्यिकीय अनुमान, आंकड़ा विश्लेषण तथा विवेचन, परिमाप अनुपाप या उपरोक्त सभी। देखिए क्या कह रहा है, नमूने के आधार पर निकाला गया सामान्य निष्कर्ष टेक्निकल भाषा में कहलाता है अनुसंधान की बाह्य वैधता के सांख्यिकीय अनुमान, आंकड़ों विश्लेषण तथा विवेचन और परिमाण अनुमान। तो क्या होता है, परिमाण अनुमान होता है। एक शोधकर्ता पूरी जनसंख्या में से 100 लोगों का लॉटरी नमूना चुनता है। यह नमूना क्या है, एक समूह नमूना चयन है, यादृच्छिक नमूना चयन है, स्तरीकृत नमूना चयन है या रीतिबद्ध नमूना चयन है। तो इसमें कह रहा है पूरी जनसंख्या में से 100 लोगों को लॉटरी नमूने के द्वारा लेता है। ठीक है, तो समूह चयन नमूना, यादृच्छिक नमूना, एक स्तरीय नमूना, रीतिबद्ध नमूना। देखिए एक स्तरीयबद्ध और रीतिबद्ध तो हो गया, यादृच्छिक नमूना और समूह नमूना। ठीक है, समूह में उसने नहीं बांटा है, उसे क्या किया है, 100 लोगों को लॉटरी के द्वारा निकालेगा तो यादृच्छिक होगा, कोई भी चुना जा सकता है। ठीक है, समूह का मतलब पहले एक बार समूह बना लिया जाए, जैसे 1 लाख लोग हैं तो 1 लाखों को 1 लाख का 100 समूह बना लिया। अब उन 100 समूह में से एक एक को ले लेगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा समूह चयन। स्तरीकृत का मतलब कई स्तरों में बांट दिया जाए, तो यहाँ ऐसा कुछ दिया नहीं है। एक शोधकर्ता जनसंख्या को स्नातकोत्तर, स्नातक, इंटरमीडिएट अभी बताया, यही तो है स्तरीकरण। और यादृच्छिक तालिका का प्रयोग करते हुए प्रत्येक ग्रुप से वह कुछ लोगों को चुनता है। तो यानी स्तरीकृत नमूना चयन तो ये तो बिल्कुल है ही, लेकिन स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना चयन, प्रतिनिधि नमूना चयन और साधारण नमूना चयन तो इसमें जो आता है, ठीक है, वो आता है स्तरीकृत भी है और यादृच्छिक भी है। तो यादृच्छिक, स्तरीकृत और यादृच्छिक नमूना समूह। इस वजह पूछताछ के माध्यम से विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। पूछताछ के माध्यम से विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है अन्वेषणात्मक अनुसंधान में, वर्णनात्मक अनुसंधान में, प्रयोगात्मक अनुसंधान में या किसी अनुसंधान में नहीं। ठीक है, तो किस में होता है, प्रयोगात्मक अनुसंधान में। वर्णनात्मक में वर्णन किया जाएगा, अनुसंधानात्मक में जो है ना खोजा जाएगा। वैयक्तिक विषय पद्धति का मुख्य मंत्र है व्यक्ति का महत्व, वैयक्तिक विषय पद्धति का। तो वैयक्तिक महत्व, व्यक्ति का दृष्टिकोण, व्यक्ति के विचार, व्यक्ति द्वारा लिखित डायरियाँ। कह रहा है वैयक्तिक विषय पद्धति का मुख्य मंत्र है। तो इस पद्धति के द्वारा किस तरह से यानी कि नापा जाता है, तो इसमें आता है ये वैयक्तिक विषय पर है तो व्यक्तिगत का या दृष्टिकोण। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का यंत्र नहीं है, व्यक्ति द्वारा लिखी गई डायरियाँ, लिखित पत्र, जीवन इतिहास और व्यक्ति का भवन। तो इसमें जो है वो व्यक्ति का भवन नहीं, क्लियर, व्यक्ति का भवन जो है वो इसका यह पद्धति के अंतर्गत नहीं आता है। ऐतिहासिक सामग्री के स्रोतों में सम्मिलित नहीं किया जाता। प्राचीन पुस्तक, प्राचीन स्मारक, शिलालेख,
साक्षात्कार। तो ये ऐतिहासिक सामग्री की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऐतिहासिक सामग्री में देखिए, प्राचीन पुस्तकें तो ली जाती हैं, प्राचीन स्मारक भी ले जाते हैं, शिलालेख भी लिए जाते हैं, लेकिन साक्षात्कार नहीं लिया जाता, क्योंकि तब का कोई जिंदा थोड़े अब। तो साक्षात्कार, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति इतिहास वेत्ता हो, उसने खुदाई करवाई हो, तो उसके लिए यानी उसका साक्षात्कार लिया जा सकता है, लेकिन जो मूलता है, उसका मूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ होगा जो वहाँ से प्राप्त वस्तुएं हैं। उपर्युक्त या उपयुक्त उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है, उपयुक्त उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है अन्वेषणात्मक अनुसंधान में, वर्णनात्मक अनुसंधान में, प्रयोगात्मक अनुसंधान में, किसी भी अनुसंधान में नहीं, ठीक है। तो उपयुक्त उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है अन्वेषणात्मक अनुसंधान में। विषय वस्तु से संबंधित साहित्य का अवलोकन करना अन्वेषणात्मक अनुसंधान में कहलाता है। विषय वस्तु से संबंधित कह रहा है, साहित्य दर्पण, साहित्य समीक्षा, प्रासंगिक सर्वेक्षण और कुछ भी नहीं। तो इसमें है प्रासंगिक साहित्य का सर्वेक्षण। अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता को प्रभावित किए बिना, अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता को प्रभावित कर सकता है। डाक प्रणाली में, अनुसूची प्रणाली में, प्रयोगात्मक प्रणाली में, साक्षात्कार विधि में। सीधा सीधा है साक्षात्कार विधि, ठीक है, इसमें प्रभावित कर सकता है। जिन प्रश्नों के उत्तर में उत्तरदाता को पूर्ण स्वतंत्रता हो तो प्रश्न कहलाते हैं, ठीक है। यानी उत्तरदाता जो चाहें वो प्रश्न दे दें। विमुक्त प्रश्न या संयोजित प्रश्न, दोहरे प्रश्न या बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए, इसमें कह रहा है कि जिन प्रश्नों के उत्तर देने में उत्तरदाता को पूर्ण स्वतंत्रता हो उन्हें कहते हैं विमुक्त, ठीक है, प्रश्न। संयोजित प्रश्न का मतलब है एक के साथ एक प्रश्न जोड़ देना। दोहरे प्रश्न का मतलब है कि यानी कि एक दो प्रश्न एक साथ। सामूहिक साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता, सामूहिक साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता एक बार में एक ही व्यक्ति से साक्षात्कार करता है। अब सामूहिक साक्षात्कार है ना, तो सामूहिक साक्षात्कार में ये बिल्कुल एक व्यक्ति तो होगा ही नहीं, एक बार में ही एक से अधिक व्यक्तियों साक्षात्कार, किसी से भी साक्षात्कार नहीं, ये भी गलत है। राज्य कर्मचारियों साक्षात्कार ये है, एक से अधिक व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, जब अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से परिस्थिति के अनुसार कोई भी प्रश्न पूछ सकता है तो उस साक्षात्कार को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उस साक्षात्कार को कहा जाता है अनियंत्रित साक्षात्कार। नियंत्रित का मतलब निश्चित होता है कि कुछ भी, यानी कि जो उसमें उत्तर लिखा है उसी से पूछे, ठीक है। और यदि कहीं से भी कोई प्रश्न पूछ ले तो उसे बोलते हैं अनियंत्रित साक्षात्कार। जब घटनाओं के परिवर्तित होने के कारण साक्षात्कारकर्ता को बार बार साक्षात्कार करना पड़ता है तो उस साक्षात्कार को क्या कहते हैं? आकस्मिक साक्षात्कार, अनियंत्रित या केंद्रीय या पुनरावृत्तिक। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पुनरावृत्तिक। कह रहा है जब घटनाओं के परिवर्तित होने के कारण साक्षात्कारकर्ता को बार बार साक्षात करना पड़ता है, यानी कि उसे फिर जाकर के साक्षात करना पड़ता है, तो क्या होता है? पुनरावृत्तिक साक्षात्कार हो जाएगा। फिर है कार्ल मार्क्स जनक हैं समाजवाद, व्यक्तिवाद, संघवाद, आदर्शवाद के, ठीक है। तो किसके जनक है? समाजवाद के। अवलोकन को स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक अन्वेषण की एक विशुद्ध प्रणाली कह सकते हैं। यह कथन किसका है? क्रोबर का, मोसर का,
जिन्सबर्ग का या मैकाइवर का? तो यह है मोसर का। इसके बाद है अवलोकन विधि में अनुसंधानकर्ता समस्याओं का ज्ञान। अवलोकन विधि में अनुसंधानकर्ता की समस्याओं का ज्ञान, ठीक है, स्वयं जाकर प्राप्त करता है, नौकर को भेजकर प्राप्त करता है, डाक प्रश्नावली द्वारा भेज करके करता है, या कुछ नहीं करता है। अवलोकन विधि में अनुसंधानकर्ता, अवलोकन का मतलब क्या हुआ, खुद जाकर के देखता है, उसमें सम्मिलित होता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये स्वयं जा करके, नौकर भेज करके नहीं, प्रश्नावली डाक के भेज करके प्रश्नावली विधि है। अपने शोध अध्ययन का और अधिक सही बनाने के लिए शोधकर्ता को नमूने के आकार को बढ़ाना चाहिए, ईमानदार और पक्षपात रहित होना चाहिए, परिसर को ज्ञात करके रखना चाहिए। उपरोक्त सभी कह रहा है अपने शोध अध्ययन को और अधिक सही बनाने के लिए शोधकर्ता को क्या करना चाहिए। तो इसका हमारा उत्तर हो गया सभी। आकार को बढ़ाना चाहिए, ईमानदारी सहित होना चाहिए, पक्षपात रहित, और जो है इनको तो सब आ गए। निम्न में से सभी गैर नमूना त्रुटियां हैं, केवल एक को छोड़ करके नहीं, गैर नमूना त्रुटियां सभी हैं, एक को छोड़ करके। मापन के दोषपूर्ण उपकरण या पैमाने, अपूर्ण नमूना, उत्तर न देना, आधार सामग्री के संग्रह में दोष। तो इसमें सभी गैर नमूना त्रुटियां हैं, इनमें से गैर नमूना त्रुटियां हैं, लेकिन एक गैर नमूना त्रुटि नहीं है, उसको हमको क्या करना है, खोजना है। तो इसमें मापन के दोषपूर्ण उपकरण और पैमाने, ठीक है, ये बिल्कुल त्रुटि है। उत्तर न देना, ये भी त्रुटि है। आधार सामग्री का संग्रह में दोष, ये भी त्रुटि है। लेकिन अपर्याप्त नमूना जो है, ये इसकी त्रुटि नहीं है। इस बात है, इकाइयों के अध्ययन में निष्कर्षों को निर्देश पद्धति में लागू करने, इकाइयों के अध्ययन के निर्देशों को निर्देशन पद्धति में लागू किया जाता है, समाज पर, समूह पर, समग्र पर, या किसी पर नहीं। यानी इकाइयों का अध्ययन कह रहा है, इकाइयों के अध्ययन के निष्कर्ष किस पर लागू किए जा सकते हैं। इकाई का मतलब कुछ भाग, कुछ हिस्से को लेकर के, और जैसे पूरा चावल है, तो घर में जो लेडीजें खाना बनाती हैं, पूरे चावल को नहीं चेक करती हैं एक एक करके, उसमें से एक चावल को निकाल कर चेक कर लेती हैं, और पता चल गया कि भोजन बन गया, तो क्या करती हैं, छोड़ देती हैं, ठीक है। तो यही है, इकाइयों का मतलब हुआ कि सिर्फ एक चावल को चेक कर लिया गया, और यदि पक गया तो बोल दिया जाता हाँ पक गया, और यदि नहीं पका है तो इसका मतलब अभी तक नहीं पका, ठीक है। तो ये किस पर, समाज पर लागू होता है, समूह पर, समग्र पर, या किसी पर भी लागू नहीं होता है। अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये इकाई समग्र की होती है, तो इकाई समग्र पर लागू होती है, ठीक है, क्योंकि इकाई समग्र का ही भाग होती है। ऐतिहासिक पद्धति में अभाव पाया जाता है किसका, रुचि का, तटस्थता का, घटनाओं का, या धार्मिकता का। तो इसमें ऐतिहासिक पद्धति में तटस्थता का अभाव क्या होता है, पाया जाता है। निम्न में से क्या एक प्रकल्पना यानी हाइपोथेसिस के लिए आवश्यक नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्रकल्पना के लिए आवश्यक नहीं है। तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, कल्पनीय होनी चाहिए, प्रकृति के ज्ञान का विरोधी हो, और यह निष्कर्ष निकालने की अनुमति दे, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, ये कल्पनीय होनी चाहिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक प्रकल्पना के लिए आवश्यक नहीं है। कल्पनीय होनी चाहिए, प्रकृति के ज्ञान का विरोधी हो, और जो है इसमें कह रहा है कि एक प्रकल्पना के लिए आवश्यक नहीं है। अब यहाँ दो उत्तर हो सकते हैं, या प्रकृति के ज्ञान का विरोधी हो, ऐसा भी संभव नहीं है, और कल्पनीय होनी चाहिए, ये भी संभव नहीं।
तो हम इसमें कल्पनीय संभव नहीं ये वाला लगाएंगे। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की विशेषता क्या है? वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की विशेषता क्या है? सूक्ष्म अध्ययन, समूल अध्ययन, जटिल अध्ययन, विस्तृत अध्ययन। वैयक्तिक अध्ययन की जब की जाती है बात, ठीक है, तो वैयक्तिक अध्ययन में बहुत कम अध्ययन किया जाना चाहिए, तो सूक्ष्म अध्ययन किया जाना चाहिए। समूल अध्ययन समाज के समग्र का होता है। विस्तृत अध्ययन ऐतिहासिक अध्ययन होता है। जब अनुसंधानकर्ता पर बाह्य तत्वों का प्रभाव नहीं होता है तो वह अवलोकन कहलाता है। यानी बाह्य तत्वों का प्रभाव नहीं होता तो उसे पूर्ण नियंत्रित, नियंत्रित, अनियंत्रित या अर्ध नियंत्रित। कह रहा है कि अनुसंधानकर्ता पर बाह्य तत्वों का कोई प्रभाव नहीं होता तो वह अवलोकन किस तरह से, यानी कौन सा अवलोकन कहा जाता है? ठीक है, तो वो अवलोकन कहा जाता है पूर्ण नियंत्रित। जिस अवलोकन में अनुसंधानकर्ता समूह का सदस्य नहीं होता वह अवलोकन है तो ये असहभागी आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? असहभागी। जो प्रश्न संभावित उत्तरों से संयोजित करके लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? विमुक्त, निर्देशक, दोहरे प्रश्न या बहुविकल्पी। जो प्रश्न संभावित प्रश्नों से संयोजित करके लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है निर्देशक प्रश्न। अनुसंधान योजना की मुख्य विशेषता है समस्या का निर्धारण, नियमों का निर्धारण, लक्ष्यों का निर्धारण, निष्कर्षों का अनुसरण। तो इसमें है नियमों का निर्धारण, अनुसंधान योजना की मुख्य विशेषता। अनुसंधान का अंतिम निष्कर्ष अधिक ठीक होगा यदि चुना गया नमूना यादृच्छिक रूप से लिया गया है, कोटा द्वारा निर्धारित किया गया है, जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, उद्देश्यात्मक है। कह रहा है एक अनुसंधान अंतिम निष्कर्ष अधिक ठीक होगा यदि उसको चुना गया हो। ठीक है, तो उसको किस प्रकार से चुना गया हो? जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता हो। ठीक है, तभी क्या हो जाएगा? अच्छी तरीके से निकल करके आएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। फिर से उसी तरह से आ गया प्रश्न। एक शोधकर्ता केवल 10 यानी 10 सदस्यों को 50,000 की कुल जनसंख्या में से चुनता है और इसे ठीक समझता है क्योंकि वह अच्छा शोध करता है, उसे सुपरवाइजर द्वारा सलाह दी गई थी, जनसंख्या समगुणी थी या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो एक शोधकर्ता केवल 10 सदस्यों को 50,000 की जनसंख्या चुनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जनसंख्या पर उससे समगुणी थी। क्षेत्र नमूना यानी ग्रुप नमूना तकनीक का उपयोग किया जाता है। जनसंख्या बिखरी हुई जनसंख्या हो और बड़े आकार का नमूना लेना हो, जनसंख्या विषम युगीन हो, लंबे सर्वेक्षण की आवश्यकता हो। अब इसमें ए और बी दोनों, तो इसमें क्या उत्तर हो सकता है? ठीक है, क्षेत्र नमूना यानी कि तकनीक का प्रयोग कब किया जाता है? तो क्षेत्र नमूना का प्रयोग किया जाता है जब जनसंख्या बिखरी हुई हो और बड़े आकार का नमूना लेना हो, जनसंख्या विषम गुणी हो। ठीक है, तब दोनों। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। एक शोधकर्ता अपनी जनसंख्या को विभिन्न समूहों में विभाजित करता है और फिर वह प्रत्येक समूह के नमूने के आकार को निर्धारित करता है, वह कहलाता है। कह रहा है कि शोधकर्ता अपनी जनसंख्या को विभिन्न समूहों में बांट दिया। जब समूह में बांट दिया और उसके बाद फिर प्रत्येक समूह से नमूना चयन करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? समूह नमूना चयन। फिर इस बाद आता है निम्न में से कौन अयादृच्छिक नमूना है? यादृच्छिक नहीं, अयादृच्छिक। कोटा नमूना चयन, साधारण यादृच्छिक नमूना चयन, उद्देश्यात्मक नमूना चयन।
ठीक है। तो उद्देश्यात्मक नमूना चयन और कोटा नमूना चयन, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ये अयादृच्छिक हैं। अयादृच्छिक का मतलब है इनमें निर्धारित कर दिया गया कि इसी में से चुनना है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। तो ये हमारे पेनी की 110 प्रश्न पूरे हो गए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पढ़ाई कीजिए अच्छी तरीके से। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।